हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के सेकंड पार्ट धुरंधर 2 की, जिस मूवी का पूरा नाम है धुरंधर द रिवेंज। इसके साथ ही धुरंधर 2 की स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर हम सभी ने धुरंधर 1 को खत्म होते हुए देखा था। तो चलिए आज धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी को जानते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही कहानी हमें पास्ट में लेकर जाती है। हम जसप्रीत सिंह को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली फोटो शूट करवा रहा था। कैमरा पकड़ने वाला इंसान भी कोई और नहीं जसप्रीत का ही दोस्त है और वो जसप्रीत की छोटी बहन से प्यार करता था, जो कि जसप्रीत को भी पता था। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जो कि समय था साल 2000 का जनवरी महीना। हम जसप्रीत और उसके दोस्त को उत्तर प्रदेश की एक जगह पर देखते हैं। वे दोनों एक गैंगस्टर से मिलने गए थे। उस गैंगस्टर का नाम आतिफ अहमद होता है। वो बाहर से चरस, गांजा और ड्रग्स जैसे सामान लाकर अपने स्टेट में सप्लाई किया करता था। बंदूक, पिस्टल जैसे आइटम भी रखता था। जसप्रीत के दोस्त के जो पापा हैं, वे भी इसी से चरस और गांजा लेकर बेचते थे। इसीलिए जसप्रीत का दोस्त जसप्रीत को यहाँ पर लाया हुआ था। वो आतिफ को कुछ नशा करने वाली चीजों की लिस्ट देता है जो कि उसे मिल जाती है। इसके साथ ही वो कुछ बंदूक और पिस्टल भी मांगता है। आतिफ को इनके ऊपर शक होता है कि ये लोग पिस्टल और बंदूक का क्या करेंगे। इसीलिए वो जसप्रीत का जो दोस्त है पिंडा, उससे पूछता है कि तुम लोग बंदूक और पिस्टल लेकर क्या करोगे। जिस पर पिंडा कहता है कि उनके पास कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो बहुत दादागिरी करते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं, इसीलिए ही चाहिए था। इसके बाद आतिफ उनको बंदूक और पिस्टल भी दे देते हैं, जिसको लेकर दोनों वहाँ से चले आते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों को हम एक घर के पास देखते हैं। यहाँ पर पिंडा बहुत इमोशनल हो जाता है। वो जसप्रीत को कहता है कि यार तुझे मैं आर्मी की ड्रेस में देखना चाहता था, पर ऐसे कैसे हो गया यार। जिस पर जसप्रीत पिंडा से कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ ही वो पिंडा से पूछता है कि क्या जसलीन से शादी करेगा, जिसे सुनकर पिंडा रोते हुए जसप्रीत को गले लगा लेता है। इसके बाद पिंडा अपने घर लौट जाता है और जसप्रीत उस घर में घुस जाता है। वो सबसे पहले उस घर के ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। उस कमरे में वहाँ का एमएलए था। वो उस एमएलए को मार देता है। उसके बाद वो एक एक करके उस घर के सारे मर्दों को मार देता है। वो मारने से पहले सभी को इतना ही पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। उसे एक ही आदमी जवाब देता है कि उसकी बहन पंप वाले कमरे में है। वो उस आदमी को भी मार देता है। इसके बाद वो उस पंप वाले कमरे में जाता है जहाँ पर कि उसकी बहन को बांध कर रखा गया था। उसकी बहन जसप्रीत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। जसप्रीत भी उसकी ये हालत देखकर रो पड़ता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जसप्रीत को कोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि जसप्रीत जिस गाँव में रहता था उस गाँव में एक एमएलए भी रहता था और वो एमएलए होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था। दरअसल एमएलए की नजर काफी टाइम से जसप्रीत के पापा की एक जगह पर थी। वो उस जगह को पाने के लिए जसप्रीत के पापा को बहुत बुरी तरह मारता है और उसके बाद उसे पेड़ से फांसी लगाकर मार देते हैं। इसके बाद एमएलए के लड़के और उसकी गैंग जसप्रीत की बड़ी बहन को रेप करके मार देते हैं। इसके साथ छोटी बहन को ये लोग किडनैप करके अपने पंप वाले कमरे में कैद करके रखे थे। जब ये सब हो रहा था जसप्रीत घर में मौजूद ही नहीं था। वो आर्मी में भर्ती होने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। जसप्रीत की माँ इन सब के लिए पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन कोई भी ऑफिसर कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं होता। जसप्रीत को जब इन सब के बारे में पता चलता है बहुत दुखी होता है। वो अकेला जाकर उन लोगों से लड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो पिंडा की मदद से बंदूक और पिस्टल लाकर उन सबको मारकर अपनी बहन को बचा लिया था। जसप्रीत की जो वकील थी वो बहुत कोशिश करती है कि जसप्रीत को कोई सजा न हो या तो कम से कम ही सजा हो, लेकिन अपोजिशन में जो वकील था वो जसप्रीत की वकील के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि जसप्रीत ने एमएलए के परिवार के सारे 12 लोगों को मार डाला था, जो कि सब के सब मर्द थे। एमएलए के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई बचा ही नहीं था, जिसके वजह से जसप्रीत को फांसी की सजा मिलती है। इसके बाद जसप्रीत जैसे ही कोर्ट से निकलता है वो अपनी माँ, बहन और अपने दोस्त से मिलता है। वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, क्योंकि जसप्रीत को पता था कि पिंडा उसकी बहन से प्यार करता है और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि वो उसकी माँ का भी ध्यान रखे। जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता न करे, क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जसप्रीत को चंडीगढ़ की जेल में लिया जाता है और 2 साल बाद यानी साल 2002 में उसे यहाँ से निकालकर सेंट्रल जेल नाभा में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उसे उसी जेल में ही फांसी देने को कहा गया था। पुलिस वाले जिस वैन में जसप्रीत को दूसरे जेल में ले जा रहे थे उसी वैन को रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोक लेते हैं और उन्हें दूसरे एक रास्ते से जाने के लिए कह देते हैं, जिसके वजह से वे लोग दूसरे एक रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं कुछ लोग आकर उन पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर जसप्रीत को वहां से निकालकर अपनी कार में लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जसप्रीत को एक खुफिया जगह पे लाया जाता है। उसके सामने इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर सुशांत बंसल बैठा होता है। सुशांत कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे,
आर्मी में ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन एक जिंदगी तुम्हें किसी और तरफ लाकर खड़ा कर दिया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता जो तुमने किया है। जिस पर जसप्रीत कहता है कि इतना आसान नहीं है सर, बदला लेने के लिए सीने में बदले की आग होनी चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती है। इतने में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल की एंट्री होती है। जसप्रीत सुशांत को तो नहीं जानता था, पर अजय को अच्छे तरह जानता था। जसप्रीत अजय से पूछता है कि सर आप मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर अजय कहता है कि हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं, सरकार से कहकर तुम्हारी माँ और बहन को पैसा भेज सकते हैं, जिससे उनको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। ये सब बात सुनकर जसप्रीत कहता है कि सर आप मुझसे इस देश और इस सिस्टम के लिए काम करवाना चाहते हैं, जो कि मेरे परिवार की एक भी बात नहीं सुनी। इस देश को हमने कितना प्यार दिया, मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पापा फौज में थे, मैं भी फौज की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब इस सिस्टम को मेरी बात सुनना था उसने कान बंद कर दिया। अभी मेरे दिल में देश के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर अजय और सुशांत जसप्रीत को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें फांसी मिलने वाली है और तुम्हारी फांसी के बाद तुम्हारी माँ और बहन का क्या होगा। अगर तुम हमारी बात माने तो तुम्हारे परिवार को हर महीने पैसा मिलता रहेगा, और तुम अगर हमारे काम में सफल हो गए तो तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। जसप्रीत ये सब बात सुनकर अजय और सुशांत के काम के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जसप्रीत को अच्छे से तैयार किया जाता है। और इसके 2 साल बाद यानी साल 2004 को एक दिन अजय और सुशांत जसप्रीत के सामने उसकी माँ को फोन करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन फोन उठाती है। सुशांत ऐसे बात करता है जैसे कि वो एक बैंक का एम्प्लॉय हो। वो जसप्रीत की बहन से पूछता है कि गवर्नमेंट का जो पैसा इस महीने का है क्या वो मिल गया, जिस पर जसप्रीत की बहन कहती है कि उसकी माँ को 2 दिन पहले ही वो पैसा मिल चुका है। इसके बाद सुशांत फोन कट करके जसप्रीत को कहता है कि उसका जो किडनैपिंग हुआ था वो पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ था और इन सब के बारे में किसी को भी पता भी नहीं है, जिसके लिए सरकार जसप्रीत के परिवार को हर महीने 30,000 रुपए देती है। सुशांत जसप्रीत के सामने इसीलिए फोन करता है ताकि जसप्रीत को यकीन आए कि वे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद अजय जसप्रीत को पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं और इसके साथ और एक एजेंट की भी बात करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बताते हैं, लेकिन इतना बताते हैं कि जसप्रीत के ऊपर उसकी नजर हमेशा रहेगी। उस आदमी को हम लोग पार्ट 1 में भी देख चुके हैं, लेकिन उसका खुलासा इस मूवी के लास्ट में ही होगा, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद ही अजय सान्याल जसप्रीत को एक पासपोर्ट देता है। उस पासपोर्ट में जसप्रीत का नाम हमजा अली मजारी होता है। इसके बाद हमजा उस पासपोर्ट को लेकर सीधा अफगानिस्तान पहुंचता है। वो एक होटल में रुकता है। उस होटल के कमरे में एक घड़ी थी। उस घड़ी में एक लेटर रखा हुआ था जो कि हमजा के लिए ही था। उसमें लिखा था कि डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पिलो पिलो आलम दूध सोडा। ये एक पासवर्ड था। इस पासवर्ड को पार्ट 1 में आलम को बोलते हुए देखा था। आलम वही दुकान वाला होता है जहाँ पर हमजा पहली बार मिलता है। इस पासवर्ड की मदद से इंडिया के एजेंट आलम से कनेक्ट होते थे। इसके बाद हमजा अपनी सारी पुरानी यादों को जला देता है और जसप्रीत से पूरी तरह हमजा बनकर वहाँ से निकलता है। और फिर दोस्तों हमजा अली अंसारी अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान आकर वो कैसे लियारी पहुँचता है, ये सारी चीजें हमने धुरंधर 1 में ऑलरेडी देखी हुई है। अब दोस्तों ये बैक स्टोरी भी खत्म होती है एंड हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में अपनी पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। ये वही आलम भाई हैं जो कि उसकी तरह ही एक इंडियन एजेंट हैं एंड इसी के जूस की दुकान पर ही हमजा सबसे पहले काम किया करता था। हमजा यहाँ पर आलम से कहता है कि मैं तो यहाँ आया था कुछ दिन काम करके, एक अच्छा सा मौका देख के निकल जाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं। मेरे देश के लिए अगर पूरी जिंदगी यहाँ पर रुकना हो तो मैं खुशी खुशी यहाँ रुक जाऊंगा। इतना बोलकर हमजा आलम से पूछता है कि वो इंडिया में कहाँ से है, जिस पर आलम कहता है कि अभी नहीं, फिर किसी दिन बताऊंगा। अब दोस्तों इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जिस टाइम पर धुरंधर 1 मूवी का एंड हुआ था और धुरंधर 1 मूवी की एंडिंग लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के मरने से हुई थी। इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सान्याल भी ये जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और ये हमजा अली अंसारी ने ही किया है, यानी कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका था। इसीलिए दोस्तों रहमान डकैत के मरने की वजह से लियारी शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा शोक मनाया जाता है। लियारी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को जमीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उजैर बलोच, अपना हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास के सारे लोग आए हुए थे एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों लियारी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लियारी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एसपी चौधरी आता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जान पहचान काफी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को क्यों मार दिया। अब दोस्तों आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फर्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से पूछता है कि आखिरकार उसने रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को ये बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए ही किया है। अब दोस्तों बड़े साहब का नाम सुनकर आप सभी नोटिस कर पाएंगे कि ये जो बड़े साहब हैं, इस नाम को धुरंधर 1 मूवी के अंदर भी कई बार मेंशन किया गया था, स्पेशली मेजर
इकबाल के मुंह से। लेकिन धुरंधर 1 में हमें ये बताया नहीं गया था कि बड़े साहब कौन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर यानी कि धुरंधर 2 में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये बड़े साहब हैं कौन। लेकिन बड़े साहब को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसने सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे ही मेजर इकबाल उससे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया है। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है जिसका नाम नूर है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ था। उसी डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और मैंने रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला पूरा किया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसे ये बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत न करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। अब दोस्तों जहां इस तरफ ये सारी बातें चल रही थीं, वहीं पर रहमान डकैत की गैंग के उजैर के अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उजैर बलोच रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था। इसीलिए रहमान डकैत के मरने का उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था। उजैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने ही मारा है और इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर भी अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उजैर बलोच को ये बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई तक पहुंच ही नहीं सकता था, लेकिन वो रहमान भाई तक पहुंचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बता दी थी। और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि दोस्तों लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बना फिर रहा है। अब हमजा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उजैर बलोच उसे भी जानता था। और वो भी यहाँ पर उजैर से ये कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था। बट दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है, जो कि काफी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था। और इस टाइम पर ये आदमी हमजा के साथ मिलकर उजैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उजैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं एंड इसीलिए वे लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते। लेकिन हाँ उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए एंड उससे बदला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बना देता है, जिसके बाद उजैर बलोच जैसे ही लीडर बनता है वैसे ही वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर एसपी चौधरी भी अरशद पप्पू को ढूंढने लगता है और वो भी अरशद पप्पू की गैंग को खत्म करने लगता है। अरशद पप्पू ना तो एसपी चौधरी को मिलता है और ना ही उजैर को मिलता है, इसीलिए जमील उसका पता लगाने के लिए उसे फोन करता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ ही है। इसके साथ वो अरशद को पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, जिसे सुनकर अरशद फोन काट देता है और जवाब भी नहीं देता है कि वो अभी कहाँ पर है। इसके बाद जब हमजा को अरशद पप्पू नहीं मिलता है तो वो ऑर्डर देता है कि पूरे लियारी को जला दो, जिसके वजह से बारी बारी करके वो न सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मारते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो ये समझ जाता है कि बहुत ही जल्द उजैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फोन करता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उजैर बलोच से बचा लो। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता न करे क्योंकि वो उसे लियारी और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक सही समय न आए जमील अरशद को उसकी फैक्ट्री में छुपने को कहता है, जिसके बाद अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों जमील जमाली उजैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है, इसलिए जैसे ही अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उजैर बलोच, हमजा एंड उनकी गैंग के सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वे लोग पहले अरशद पप्पू को पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसके बाद कार पे बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं एंड देन उसके बाद उजैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर न सिर्फ अरशद पप्पू को खत्म करता है बल्कि वो उसके हेड को काटकर उसके साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन दोस्तों हमजा यहाँ पर भी फायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चे सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वे लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर आईएसआई के मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है और यहाँ पर आकर वो जमील जमाली से सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का एमपी है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वे लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देता है कि इस टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उजैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है और अब क्योंकि
रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसीलिए अगर उजैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग आग बबूला हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसीलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वे उजैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे। और इसी चीज के लिए उजैर के ऊपर ATA का चार्ज लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट। आसान भाषा में कहें तो सरकार के द्वारा उजैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाता है ताकि वे लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सकें एंड जेल में डाल सकें। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ISI के मेजर इकबाल और SP चौधरी से सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफी ज्यादा गुस्सा हैं और उजैर बलोच के कांड के बाद उससे काफी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे लोग एक मेडिकल कॉलेज से 4-5 बलोच स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले उन्हीं चीजों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नजर उजैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, हम देखते हैं कि जमील हमजा और उजैर से मिलने गया हुआ है। वो उजैर को खबर कर देता है कि उसके ऊपर ATA का वारंट लगा है और आर्मी वाले कभी भी आकर उसे पकड़ के ले जाएंगे। इसीलिए जमील उसे सलाह देता है कि वह पाकिस्तान छोड़कर भाग जाए। लेकिन यहाँ पर उजैर को कोई भी परवाह नहीं थी कि आर्मी उसे पकड़ने आ रही है। उजैर ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वो SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। तभी हमजा भी उजैर बलोच को समझाने लगता है कि उसे पुलिस वाले नहीं, आर्मी वाले पकड़ने आ रहे हैं। अगर वे लोग इसे पकड़े तो वे लोग इसे मार देंगे। अगर उजैर को जिंदा रहना है और रहमान का बदला लेना है तो फिर उसे पाकिस्तान छोड़कर जाना ही होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उजैर पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमजा उजैर के लिए एक ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेजने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि उजैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसीलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उजैर को फंसाते हैं और वे उजैर के दुबई पहुंचते ही वहां की अथॉरिटीज को ये बता देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जो कि दुबई एयरपोर्ट पर है। जिसके बाद ही उजैर बलोच जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है वैसे ही उसे वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी ओर SP चौधरी मेडिकल कॉलेज से 4-5 बलोच स्टूडेंट्स को उठाता है और उन्हें गोली मारकर खत्म कर देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि ये चारों स्टूडेंट्स असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। यहाँ पर SP चौधरी ने जिन 4 लड़कों को मारा उनमें से एक लड़का शिरानी का बेटा होता है। दरअसल शिरानी वही है जो कि रहमान को बंदूक और पिस्टल सप्लाई करता था। वो अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद भी चुप बैठा था, क्योंकि SP चौधरी से टकराने का मतलब होता है कि आप मौत को बुलावा दे रहे हो। इसके बाद हम लियारी में हमजा को देखते हैं, जिसके आगे के सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत के गैंग के सारे कांटे हट चुके थे। यानी कि रहमान डकैत और उजैर बलोच अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके थे। इसलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी ही रहमान डकैत गैंग का लीडर बन जाता है और पूरे गैंग को लीड करता है। और इस तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है। और दोस्तों जैसा कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची पर और जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। और इसीलिए दोस्तों हमजा के लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खन्नानी ब्रदर्स को बुलाता है, क्योंकि SP चौधरी ने जिस मासूम स्टूडेंट को मार डाला था उसके बारे में हमजा को पता लग गया था। उसको ये भी पता लग चुका था कि अभी भी उसके हाथ में पूरी पावर नहीं है, जिसके लिए हमजा मिनिस्टर को भी अपने अंडर लाना चाहता था। लेकिन अभी के मिनिस्टर जिसका नाम जवारी था वो हमजा के अंडर आने वाला नहीं था। वो कभी भी हमजा के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए हमजा जमील और खन्नानी को कहता है कि वो मिनिस्टर की अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाएं। जिसके बाद जमील जमाली और खन्नानी दोनों हमजा की बात मान लेते हैं और इसके बाद वे तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलते हैं, जिसका नाम होता है नवाब शफीक, और उसके साथ हाथ मिलाकर वे सारे एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद हमजा अपनी पूरी कोशिश करता है शफीक को इलेक्शन में जिताने के लिए। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वही लोग जीतते हैं और रही बात जवारी की तो उसकी इस बार हार हो जाती है। इसके बाद हमजा शिरानी से भी मिलता है। वो यहाँ पर अपनी बीवी यालिना को भी साथ में लेकर आया हुआ था। यहाँ पर पता चलता है कि यालिना प्रेग्नेंट है, जिसके लिए शिरानी हमजा को बधाई देता है। इसके साथ ही हमजा शिरानी का भी भरोसा जीत जाता है कि रहमान की तरह वो भी हमेशा शिरानी के हर कदम पर खड़ा रहेगा। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद हम इसी के मेजर इकबाल से मिलते हैं और यहाँ पर हम उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, उसकी एक बेटी जो कि मेंटली इल बीमार होती है एंड साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर भी लड़ी थी। लेकिन दोस्तों हम इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है एंड वो भी मेंटली इल है। और इसी रीजन की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। साथ ही साथ वो उसकी वाइफ को एंड उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा सीधा बोलता है। यहाँ तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता है एंड खुद को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानता है जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत ही दिलवा दी थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता है, इसीलिए वो अपने फादर की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेजर को एक कॉल आता है। ये कॉल बड़े साहब का होता है। बड़े
साहब मेजर से कहते हैं कि वो हमजा से मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मेजर को हमजा को लेकर आने को कहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम हमजा को देखते हैं, जो कि अब सिर्फ पूरे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर नहीं था, बल्कि अब उसकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी जीतने की वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका काफी बड़ा नाम बन गया था, जिसकी वजह से उसे और उसके गैंग को बलूचिस्तान बुलाया जाता है। बलूचिस्तान पहुंचने के बाद शिरानी साहब, जो कि बलोच रिबेल्स विद्रोहियों के लीडर हैं, हमजा अली अंसारी को शेरे बलोच का खिताब देते हैं। जिसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर भी वही सीन रिक्रिएट किया जाता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान के साथ हुआ था। यहाँ हमजा के लिए भी रहमान के जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजाया जाता है एंड सारे सीन्स लगभग काफी सिमिलर लगते हैं। इस पूरे सीन के जरिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलोच रिबेल्स का पूरा सपोर्ट है। इसके बाद हमजा जैसे ही बलूचिस्तान से लौटता है, मेजर इकबाल हमजा को मिलने बुलाता है। हमजा जैसे ही इकबाल के पास पहुंचता है, खन्नानी पहले से ही वहां मौजूद था। इकबाल हमजा से कहता है कि बड़े साहब ने कॉल किया था, आज उन्होंने तुम्हें लेकर आने को कहा है। बड़े साहब का नाम सुनकर हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिर ये बड़े साहब हैं कौन, जो सुनकर मेजर इकबाल उसे बताता है कि बड़ा साहब जो है मेजर इकबाल से भी ज्यादा बड़ा पावरफुल आदमी है, आज वो उसे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वे लोग एक बहुत ही आलीशान बंगले में जाते हैं, जहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। और दोस्तों हमें पता लगता है कि बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। यहाँ तक कि मेजर इकबाल और खन्नानी ब्रदर्स भी उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर दाऊद इब्राहिम कहता है कि हिंदुस्तान का एक चाय वाला बहुत परेशान करके रखा है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि दाऊद किस चाय वाले की बात कर रहा है। इसके साथ वो उत्तर प्रदेश की बात भी करता है कि उसको उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक डर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला था और वो चाहता था कि उसके लिए काम करने वाली पार्टी ही इलेक्शन जीते। इसीलिए ही दाऊद इब्राहिम खन्नानी ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर कुछ 60,000 करोड़ के फेक नोट्स भिजवाने वाला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि वे लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में चरस, गांजा और ऐसी चीजों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया में बहुत महंगे दामों में बिकेंगी, जिससे न सिर्फ उनके पास पैसा आएगा बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वे लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस गांजे वाली डीलिंग है वो खुद ये करेगा और इंडिया तक ये पूरा पहुँचाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और इसलिए वो ये सारी चीजें इंडिया पहुंचाने में मदद नहीं करेगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते हमजा को हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हमजा मना करेगा तो शायद हो सकता है कि वे लोग उसे इन सारी चीजों से बाहर कर दें, जिसके बाद हमजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमजा यहाँ से निकलकर सीधा आलम के पास पहुँचता है। वो इन सभी प्लान के बारे में आलम को बता देता है ताकि आलम इस खबर को इंडिया तक पहुँचा सके। इसके साथ ही हमजा आलम को डिमिथाइल मरकरी का इंतजाम करने को कहता है। दरअसल डिमिथाइल मरकरी एक पॉइजन जैसी चीज होती है, अगर गलती से भी इंसान के शरीर में चली गई तो वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म करने लगती है। हमजा यहाँ पर दाऊद को इसी चीज से मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हमजा को एयरपोर्ट में देखते हैं। दरअसल चरस, गांजा और बाकी सारी इलीगल चीजों को लेने के लिए इंडिया से कुछ लोग आने वाले थे। वे लोग इन चीजों को यहाँ से लेकर इंडिया में सप्लाई करने वाले थे, इसीलिए दाऊद और इकबाल के कहने पर हमजा उन लोगों को रिसीव करने गया हुआ था। लेकिन जैसे ही वे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उन लोगों को देखकर हमजा का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उन लोगों के बीच उसका दोस्त पिंडा भी होता है। ये वही पिंडा है जो कि उसके बचपन का दोस्त है एंड उसी ने ही हमजा की बहन से शादी कर ली थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जसप्रीत है। इसके बाद सभी लोग इकबाल से आकर मिलते हैं और इकबाल यहाँ पर एक दुकान में इन लोगों का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये दुकान जाहिद अखुंड की होती है। ये बंदा वही है जिसे हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। इसी ने ही अजय सान्याल को कहा था कि हिंदुस्तान एक डरपोक कौम है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाद देखते हैं कि पिंडा इन लोगों को एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट देता है, जिसमें कि गांजा, हेरोइन, ड्रग्स जैसे बहुत सारे आइटम होते हैं। हमजा इस लिस्ट के बारे में सुनकर दंग रह जाता है, इसीलिए वो पिंडा से पूछता है कि इतने सारे सामान कैसे ले जाओगे, जिस पर पिंडा कहता है कि इन सभी सामानों को वे लोग टनल, सुरंग के जरिए पाकिस्तान से इंडिया ले जाएंगे। इसके साथ पिंडा हमजा को ये भी कहता है कि वे लोग इससे पहले भी कई बार इसी तरह से इन चीजों को इंडिया लेकर गए हैं। अब इसके बाद ही वे लोग जिस डील को पूरा करने आए होते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा एंड उसके साथी इकबाल से पार्टी मांगते हैं, जिस पर मेजर इकबाल उनसे कहता है कि उसे किसी दूसरे काम के लिए बाहर जाना होगा। इसलिए वो हमजा को ऑर्डर देता है कि वो इन लोगों की खातिरदारी करे, जिसके बाद हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वे पार्टी कर सकें। उस पार्टी के अंदर उसने एसपी चौधरी एंड जमील को भी बुलाया था, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है। यहाँ पर हम हमजा की बीवी यालिना और उसके बेटे को भी देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। इसके बाद हम हमजा आलम को भी देखते हैं। यहाँ पर आलम हमजा को एक अंगूठी देता है जिसके अंदर डिमिथाइल मरकरी रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर एसपी चौधरी हमजा और जमाली के सामने कहता है कि कुछ दिन बाद उजैर को दुबई से पाकिस्तान भेजा जाएगा और वो उसी का फायदा लेकर उजैर को रास्ते में ही मार देगा। इसके साथ
साथ वो हमजा को कहता है कि उसके गैंग में अभी भी उजैर के चाहने वाले हैं, इसीलिए एसपी चौधरी हमजा को कहता है कि वो अपने गैंग को समझा कर रखे ताकि उस दिन वे लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। इन लोगों के बीच ये सब बात हो ही रही थी कि तभी पिंडा वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। वो हमजा को पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है, जिस पर हमजा उसे वॉशरूम का रास्ता बता देता है। इसके बाद पिंडा उसे कहता है कि वो बहुत पिया हुआ है, कहीं नशे में वॉशरूम ढूंढते ढूंढते खो ना जाए, इसीलिए वो हमजा को साथ में चलने को बोलता है। जिसके बाद हमजा पिंडा को साथ में ले जाकर वॉशरूम दिखा देता है। पिंडा यहाँ पर हमजा को कहता है कि घर की याद नहीं आती जस्सी। इसका मतलब ये था कि पिंडा भी हमजा को पहचान लिया था कि हमजा ही उसका दोस्त जसप्रीत है, जिसे वो जस्सी बोलता था। हमजा पिंडा के मुंह से ये सब सुनकर शॉक में आ जाता है। जिसके बाद हमजा उसे पूछता है कि उसकी माँ कैसी है, उसकी बहन कैसी है, जिस पर पिंडा कहता है कि उसका परिवार सब ठीक ही है। पिंडा यहाँ पर हमजा से बात कर रहा था और इसके साथ बहुत सारी नशीली चीजें भी ले रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरे तरीके से नशा होने लगता है। हमजा उसे समझाता है कि ये डील कैंसिल कर दे, इस डील से इंडिया में बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत लोगों की जान जाने वाली है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी पिंडा कुछ भी सुनने की हालत में नहीं रहता है। नशे के कारण उसे हमजा की जगह भूत दिखने लगता है, जिसकी वजह से पिंडा हमजा के ऊपर ही हमला कर देता है। हमजा को पता था कि पिंडा ये सब नशे के कारण ही ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो उसे बहुत संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पिंडा का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमजा वहाँ से बाहर चला आता है और शराब पीकर सभी लोगों के साथ नाचने लगता है। तभी बाथरूम में से बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से सभी लोग बाथरूम की ओर दौड़ते हैं। हमजा भी अपनी बंदूक निकालकर उन लोगों के पीछे पीछे बाथरूम चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि पिंडा की लाश के पास आलम बैठा हुआ है और यहाँ पर सबको पता चल चुका होता है कि आलम एक इंडिया का एजेंट है। उसे लोग मार मार कर ये पूछ रहे होते हैं कि उसके साथ और कौन कौन मौजूद है। जिसके बाद हमजा अपनी पिस्टल निकालकर आलम को गोली मारकर खत्म कर देता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी था। वो हमजा से पूछता है कि उसने आलम को क्यों मारा, जिस पर हमजा कहता है कि ये मेरा घर है, ये हमजा अली मजारी का घर है, यहाँ कोई मेरे घर में आकर मेरे ही मेहमान को मार डालेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले सीन में हम उसी चाय की दुकान को देखते हैं जहाँ पर आलम अक्सर हमजा को लेकर जाता था। हमजा आज उस दुकान में अकेला बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो आलम को याद करते हुए बहुत रोता है। इसके बाद वो 2 चाय ऑर्डर करता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पिंडा के मरने के बाद हमजा का दिमाग खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। अब अगर ये वाली बात बाहर सबको पता लगती कि हमजा ने पिंडा को मार दिया है, तब हो ना हो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन फिर किस्मत से आलम भाई वहाँ पे आ जाते हैं और वे वॉशरूम के अंदर हमजा से मिलते हैं। वो ये सारी बात जानकर हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं एंड वे हमजा से कहते हैं कि ये इल्जाम वे अपने सिर पर लेंगे, ताकि बाहर जब सबको पता लगेगा कि वो एक इंडिया का एजेंट है, तब वे लोग सिर्फ उसे ही मारेंगे। हमजा तब भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमजा का इस मिशन के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और रही बात आलम भाई की, तो वे इल्जाम अपने सिर पर लेते हैं एंड सबको ये बोलते हैं कि पिंडा को उन्होंने मारा है। और फिर ये बोलकर वे हमजा को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं एंड अपने सिर पर कई सारे जख्म बना लेते हैं, ताकि सबको ये लगे कि पिंडा से आलम भाई की लड़ाई हुई है। इसके कुछ टाइम बाद ही पिंडा के साथ ही वॉशरूम आते हैं एंड वे लोग आलम भाई को पिंडा का कातिल समझते हैं। और वैसे भी दोस्तों, यहाँ पर हमजा ने आलम भाई को इसलिए गोली मार दी होती है क्योंकि वो ये जानता था कि अगर ये ऑफिसर्स आलम भाई को उठाकर ले गए तो इंडियन एजेंट होने की वजह से वे लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे एंड उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। इसी वजह से हमजा ने उन्हें आसान मौत दे दी। इसके बाद प्रेजेंट में एसपी चौधरी को हमजा के घर के बाहर देखते हैं। दरअसल एसपी चौधरी को हमजा के ऊपर शक होने लग गया था, क्योंकि हमजा पहले आलम के पास काम कर रहा था और उसकी वजह से ही वो रहमान से मिला। लेकिन कैसे वो आलम के ऊपर गोली चला सकता है, इतना कहकर वो अपने एक जूनियर ऑफिसर को उसके ऊपर नजर रखने को बोलता है। लेकिन जब एसपी चौधरी ये सब बात अपने जूनियर ऑफिसर से कह रहा होता है, तभी वहाँ पर हमजा की वाइफ यलीना भी सुन लेती है, जिस वजह से उसे भी अपने पति हमजा के ऊपर डाउट होने लगता है एंड इसीलिए वो अपने रूम में आती है और हमजा के बैग की तलाशी लेती है। इसी बीच जिस बैग के अंदर हमजा ने अपनी सीक्रेट डायरी छुपा कर रखी थी, वो बैग यालिना के हाथ से छूट जाता है, जिसकी वजह से उस बैग में जो केमिकल की बोतल थी वो टूट जाती है। यालिना उस डायरी को निकालती है। केमिकल की बोतल टूटने की वजह से सारे पेज पर केमिकल लग चुका था, जिसकी वजह से उस डायरी में जो भी लिखा हुआ था सब दिखाई दे रहा था। यालिना उस डायरी की सारी सीक्रेट चीजें पढ़ लेती है। उस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिसे या तो उसने मार दिया है या फिर मारने वाला है। जिसके बाद ये सब देखते ही वो भी ये जान जाती है कि हमजा सही में एक इंडियन एजेंट है। अब इसके बाद हमजा जैसे ही घर आता है, वैसे ही उसकी वाइफ उस पर पिस्टल तान देती है और पूछने लगती है कि क्या तुम हिंदुस्तानी हो, जिस पर हमजा कहता है कि तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे साथ रहना हो तो कुछ भी सवाल नहीं पूछना। जिसके बाद यालिना कहती है कि अभी तक जो भी सवाल था वो सिर्फ तुम्हारे कामों के लिए था, लेकिन अब ये मेरे देश का सवाल है। क्या तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जो कि मेरे देश की बर्बादी चाहता हो। इसके बाद यालिना हमजा को पिस्टल देकर कहती है कि मार दो मुझे, ये काम तो कर सकते हो ना, तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना। जिसे सुनने के बाद हमजा उस डायरी में लिखे हुए कुछ लोगों का नाम कहता है और फिर उनके क्राइम के साथ साथ इंडिया में कितने लोग मारे गए उसके बारे में बताता है। वो यालिना से पूछता है कि इसमें से एक का नाम बताओ जो कि बेगुनाह हो। ये लोग सारे टेररिस्ट हैं और हमारी दुश्मनी तुम्हारे देश से नहीं, तुम्हारे देश में मौजूद इन टेररिस्ट से है। इतने सालों से ये लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? हर साल पाकिस्तान में कितने लोग इनके शिकार होते हैं? क्या तुम्हें पता है? ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए हैं, उतने ही खतरनाक
पाकिस्तान के लिए हैं। इन लोगों को खत्म करने के बाद तुम सारे पाकिस्तान के सामने मेरा सच बोल सकती हो, मेरे बेटे को लेकर मुझसे दूर जा सकती हो, मैं रोकूंगा भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं रुकूंगा। हमजा के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद यालिना थोड़ी सी शांत हो जाती है और वो हमजा को कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी से करना होगा, क्योंकि एसपी चौधरी को तुम पर शक है। नेक्स्ट सीन में हम हमजा को बलूचिस्तान में देखते हैं। वो शिरानी से मिलकर एसपी चौधरी को मारने का प्लान बनाता है। वो शिरानी से कहता है कि एसपी चौधरी ने पहले रहमान भाई को मारा, फिर शिरानी के बेटे को मारा और अब वो उजैर बलोच को मारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो अब तक बहुत सारे बलोचों को मार चुका है और आने वाले टाइम में बहुतों को मारेगा भी, इसलिए उन सबको मिलकर एसपी चौधरी को रास्ते से हटा देना चाहिए। शिरानी इसके लिए हमजा की बात मान लेता है। इसके बाद हमजा और शिरानी मिलकर एसपी चौधरी को मारने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम एसपी चौधरी को देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि उजैर को जल्द ही दुबई से पाकिस्तान लाया जा रहा है और पाकिस्तान लाकर उसे सीधा पाकिस्तान की जेल में डाला जाएगा। ये काम सक्सेसफुल हो इसकी जिम्मेदारी एसपी चौधरी की होती है, इसीलिए एसपी चौधरी अपने जूनियर से इसी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला आकर एसपी चौधरी को खबर कर देता है कि हमजा शिरानी से मिलने बलूचिस्तान गया हुआ है। एसपी चौधरी को लगता है कि शायद हमजा उजैर को बचाने के लिए प्लान बना रहा है, इसीलिए वो भी प्लान बनाता है कि वो उजैर के साथ साथ हमजा को भी मार डालेगा। इसके बाद हम एसपी चौधरी के पुलिस स्टेशन के बाहर शिरानी के एक लड़के को देखते हैं जो कि कार में बैठा हुआ था और उस कार में बहुत सारा बम और बारूद रखा हुआ था। एसपी चौधरी जैसे ही उजैर को लाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त हमजा उसे फोन कर देता है और वो एसपी चौधरी को बोलता है कि निस्तार रोड पर बलोच के लड़के बंदूक लेकर खड़े हैं, इसीलिए आप उजैर को लाने के लिए वहाँ से मत जाना, उससे कुछ दूर जौहर रोड से जाना, वो रोड सेफ है। हमजा की बातों से एसपी चौधरी को लगता है कि हमजा उसे जौहर रोड सेफ है बोलकर जौहर रोड पर ही उसे मारने के लिए वेट कर रहा है। जिसके बाद एसपी चौधरी उजैर को लाने के लिए अपना जो जूनियर था जिसका नाम उमेर है उसे जौहर रोड पर भेज देता है और इसके बाद एसपी चौधरी खुद निस्तार रोड पर चला जाता है। यहाँ पर एसपी चौधरी को लगता है कि वो अभी सेफ है, जो भी होगा उमेर के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ हमजा पहले से ही एक और चाल चल चुका होता है। उसने एसपी चौधरी के जितने स्टाफ थे उनमें से एक को खरीद लिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला एसपी चौधरी के जाने के बाद ही फौरन हमजा को बता देता है कि एसपी चौधरी निस्तार रोड की तरफ गया है। इसके बाद हमजा जल्द ही शिरानी के लड़के को ये बात खबर कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का सीधा एसपी चौधरी की कार में अपनी कार से टक्कर मार देता है। उस लड़के की कार में बम और बारूद होने की वजह से एक बड़े से धमाके के साथ एसपी चौधरी की मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ उजैर को सक्सेसफुली एयरपोर्ट से सीधा जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर कोर्ट उजैर बलोच को 12 साल की सजा सुनाती है। जेल में हमजा उजैर से मिलने जाता है एंड वो उजैर से कहता है कि वो उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो जब तक जेल के अंदर है तब तक जेल में उसे सारी फैसिलिटीज दिलवाएगा, जैसे कि एसी, टीवी, सोफा, बढ़िया बढ़िया खाना वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हमजा को दुबई में देखते हैं। हमजा यहाँ पर अजय सान्याल और सुशांत बंसल से मिलने आया हुआ था। हमजा उनसे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इंडिया में फेक नोट भेज रहे हैं, जिनमें से 11,000 करोड़ इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वो भी नेपाल के जरिए, और बाकी 60,000 करोड़ इंडिया में एंटर होने वाले हैं। और ये सारा का सारा पैसा यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद के बनाए हुए नेटवर्क से भेजा जा रहा है। अब इस मीटिंग के बाद अजय सान्याल हमजा से एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत साल पहले एक पाकिस्तानी आदमी ने ये बोला था कि हिंदुस्तान एक डरपोक देश है। अजय हमजा को उस आदमी को ढूंढने को कहते हैं। इसके बाद अजय सान्याल अपने ऑफिसर के साथ सीधा इंडिया जाते हैं और 60,000 करोड़ के नकली नोटों को आने से रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन पैसों को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में इंडिया में लाया जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसके लिए अजय सान्याल एक प्लान बनाते हैं और वो होम मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि इंडिया के सारे नोट्स को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया जाए। और फिर इस फैसले के साथ ही पीएम मोदी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो 11,000 करोड़ इंडिया में आए थे और जो 60,000 करोड़ इंडिया में आने वाले थे, वे सारे के सारे नोट एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। और पाकिस्तान व आईएसआई उन पैसों का इस्तेमाल करके इंडिया में जो भी गलत काम करवाने वाले थे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म अटैक्स, वे सारे के सारे रुक जाते हैं। अब ये सब होने से पाकिस्तान में कई लोगों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है खन्नानी का, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाकर 60,000 करोड़ के नकली नोट छपवा दिए थे, जो अब उसके सामने सिर्फ कागज से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। इस वजह से परेशान होकर खन्नानी आईएसआई के मेजर इकबाल से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। जिसके बाद वो फोन करता है हमजा को और ये सुनकर हमजा उससे मिलने चला जाता है और हमजा यहाँ पर खन्नानी से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। और इसके बाद हमजा खन्नानी को सीधा छत पर लेकर जाता है और उसे छत से धक्का देकर जान से मार देता है। इस तरीके से वो भारत के एक और दुश्मन को खत्म कर देता है। इसके बाद इंडिया में देखते हैं कि अजय सान्याल की रिपोर्ट की वजह से यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में हम एक और टेररिस्ट को देखते हैं जो कि तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। उसे भी हमजा के कहने पर जहर देकर मार डाला जाता है और इसके बाद ही हमजा एक एक करके बहुत से टेररिस्ट को मार देता है। इसके साथ ही वो जाहिद अखुंद को भी मार देता है। अखुंद को
मारने से पहले हमजा अजय को वीडियो कॉल करता है और अखुंद की अजय से बात करा देता है। अजय उसे उसी दिन की याद दिला देता है जिस दिन अखुंद ने अजय को ये कहा था कि हिंदुस्तान एक डरपोक देश है। इसके बाद हमजा उसे भी मार देता है और इन सब के बारे में किसी को भी खबर नहीं होती कि इन लोगों को कौन मार रहा है। इसके बाद इन सब का न्यूज देखकर दाऊद फिर से इकबाल और हमजा को बुलाता है, जिसके बाद हमजा दाऊद को भी मारने का प्लान बना लेता है। वो डिमिथाइल मरकरी को एक टेप में निकाल कर उसे अपने अंगूठे में लगा लेता है। यहाँ पर हमजा का ये प्लान होता है कि वो दाऊद से हाथ मिलाने के टाइम पर उस केमिकल को दाऊद के हाथ में लगा देगा, जिससे कि वो केमिकल दाऊद के हाथ में लग जाए और जैसे ही दाऊद हाथ को अपने मुंह पर रखेगा वो केमिकल उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिससे दाऊद की मौत हो जाएगी। इसके बाद हम हमजा और इकबाल को दाऊद के पास देखते हैं। दाऊद इकबाल से पूछता है कि कौन हमारे लोगों को मार रहा है, क्या कुछ पता चला है? जिस पर इकबाल कहता है कि अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद दाऊद कहता है कि ये सब इंडिया वालों का ही काम है, इसीलिए दाऊद इंडिया में एक और अटैक करने की बात करता है। वो इकबाल को एक और टीम तैयार करने को कहता है जो कि इंडिया में आकर अपना आतंक फैलाए। इसके साथ ही वो यूपी के आतिफ अहमद को भी इसके बारे में खबर करने को बोलता है, जो कि अभी भी जेल में ही था। इसके बाद दाऊद हमजा को भी बंदूक और गोला बारूद कलेक्ट करने को कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सब दाऊद का हाथ पकड़कर गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं और हमजा भी इसी मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ की उंगली से वो डिमिथाइल मरकरी वाला टेप निकालकर जैसे ही दाऊद के नजदीक जाता है उसी वक्त ही दाऊद की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नर्स आ जाती है और दाऊद को ऑक्सीजन देने लगती है। इस वजह से हमजा का प्लान बिगड़ जाता है और वो दाऊद को मार ही नहीं पाता है। इसके बाद वो जैसे ही उस कमरे से निकलता है, इकबाल उसे अगले हफ्ते उनके मदरसे में आने को कहता है, क्योंकि वे मदरसे में लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। इसीलिए वो हमजा को भी वहाँ की ट्रेनिंग देखने को कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इंडिया में आतिफ अहमद को देखते हैं, जो कि अभी भी जेल में ही था। उसको इकबाल का फोन आता है। इकबाल कहता है कि पाकिस्तान में सब रेडी होकर बैठे हैं, जल्द ही इंडिया में घुसकर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जिस पर आतिफ कहता है कि आज शाम को उसका मेडिकल चेकअप होने वाला है और वो उसी दौरान डॉक्टर से बात करके एक फेक सर्टिफिकेट निकलवाकर उसी के जरिए बेल ले लेगा। आतिफ जब ये सब इकबाल से कह रहा था तभी उसके पास एक हवलदार मौजूद होता है जो आतिफ की सारी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम हमजा को देखते हैं जो कि अपने बच्चे और बीवी यालीना को आखिरी बार गुड बाय बोल रहा होता है। वो अपना सारा प्लान यालीना को बता देता है कि आज वो पूरे टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करके इकबाल को भी मार देगा और ये उसका लास्ट टारगेट है। इस वॉर में वो जीतेगा या मरेगा ये उसे खुद भी नहीं पता। इसके साथ वो ये भी कहता है कि टारगेट पूरा होने के बाद वो सीधा वहाँ से दूसरे देश चला जाएगा और फिर वहाँ से सीधा इंडिया पहुँच जाएगा। ये सब सुनकर यालीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी हमजा को आखिरी बार विदा करती है। यहाँ पर हम हमजा के घर के पास उमेर को देखते हैं। ये वही आदमी था जो एसपी चौधरी के अंडर काम कर रहा था। वो अभी भी हमजा के पीछे जासूसी कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इकबाल को देखते हैं जो कि पहले ही मदरसे में पहुंच चुका होता है। वो वहाँ के लड़कों से बात करता है और उनका हौसला बढ़ाता है ताकि वे इंडिया जाकर आतंक फैला सकें। इसके बाद दूसरी ओर हमजा के घर में देखते हैं। वहाँ पर उमेर अपना पूरा स्टाफ लेकर हमजा के घर में घुसता है और यालीना से हमजा के बारे में पूछता है। उमेर यालीना को धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके बेटे को मार देगा और अगर सच बताया तो वो यालीना और उसके बेटे को कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि हमजा के पकड़े जाने पर भी इस केस में यालीना और उसके बेटे का नाम नहीं आएगा। ये सब सुनकर यालीना मजबूरी में आकर हमजा का सारा सच बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम इकबाल को देखते हैं जो कि अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। टीवी पर आतिफ अहमद के बारे में दिखा रहा होता है। दरअसल आतिफ जब जेल में था तब वो इकबाल से जो भी बात कर रहा था वो सब एक कांस्टेबल ने सुन लिया था, जिसके बाद कांस्टेबल के जरिए ये सब खबर अजय के पास पहुंचती है और हमजा ने भी आतिफ के बारे में पहले से ही खबर कर रखी थी। जिसके बाद जैसे ही आतिफ को बेल मिलती है उसके पास मीडिया पहुंच जाती है और उसी वक्त ही लोग आतिफ के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार दिया जाता है। दरअसल ये सब चीजें टीवी पर लाइव दिखाई जा रही होती हैं, जिसे इकबाल भी देख रहा होता है। वो आतिफ की मौत से शोक में आ जाता है और उसी वक्त ही इकबाल के फोन पर उमेर का कॉल आता है। वो इकबाल को हमजा के बारे में सारा सच बता देता है। ये सब बातें सुनते ही मेजर इकबाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हमजा ने धीरे धीरे करके मेजर इकबाल का ट्रस्ट जीत लिया था और मेजर इकबाल को हमजा पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था। वो बड़े ही गुस्से में अपने घर पहुंचता है। घर में भी उसका पिता टीवी पर आतिफ की खबर देख रहा होता है। वो जैसे ही इकबाल को देखता है हमेशा की तरह आज भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो अपनी झूठी वीरता की कहानी बताकर उसे गाली देता है। लेकिन आज इकबाल बहुत गुस्से में था। एक तरफ आतिफ की मौत और दूसरी तरफ हमजा का धोखा उसे पागल कर देता है। वो अपने पिता के पास जाता है जो बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है और इकबाल के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो अपने पिता को कहता है कि वो जो अपनी वीरता की झूठी कहानी सुनाता है वो उसके बारे में पहले से जानता था। उसे इसके बारे में उसकी माँ ने ही बताया था कि उसका पिता कोई बहादुर ऑफिसर नहीं बल्कि एक डरपोक था जिसने 1971 की वॉर में इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे। और फिर ये सब बोलकर वो अपने पिता को पानी में डुबाकर जान से मार देता है। इसके बाद ही वो ठान लेता है कि अब वो हमजा को जान से मार देगा और इसके बाद इंडिया को बर्बाद कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हमजा को देखते हैं जो कि इकबाल के कहने पर उसके लिए बंदूक और गोला बारूद लेकर आया था। यहाँ पर हमजा को पता ही नहीं होता कि इकबाल को उसके बारे में पता चल चुका है। इकबाल उसे बैठने को कहता है और उसके लोग हमजा के लाए हुए बंदूकों को मदरसे के अंदर रखने लगते हैं। इकबाल
इकबाल भी उस बंदूक के बदले बहुत सारा पैसा देता है। हमजा रिजवान को कहता है कि वो पैसों को गाड़ी में रख दे। रिजवान भी उस पैसे के बैग को लेकर गाड़ी में रख देता है और फिर उस बैग में से एक बंडल पैसे निकालकर चेक करने लगता है। वो देखता है कि सारे के सारे पैसे नकली हैं, जिसके बाद वो हमजा को खबर करने के लिए जैसे ही अंदर जाता है, इकबाल के लोग गेट बंद कर देते हैं। इसीलिए वो फिर से गाड़ी के पास जाकर वेट करने लगता है। इसके बाद हम मदरसे के अंदर देखते हैं कि इकबाल हमजा को उलझाते हुए उसके पीछे चला जाता है और फिर चाकू निकालकर हमजा की पीठ में घोंप देता है। इसके बाद वो हमजा को बहुत मारता है और कहता है कि वो हमजा को इतनी आसान मौत नहीं देगा, उसे तो इकबाल तड़पा तड़पा कर मारेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि हमजा अब फंस चुका है और शायद उसे इकबाल मार देगा, लेकिन फिर यहीं पर फ्लैशबैक में देखते हैं कि हमजा यहाँ आने से पहले सीधा शिरानी से मिलने गया था, क्योंकि बलूच भी आईएसआई वालों से परेशान थे। आईएसआई जबरदस्ती बलूच लड़कों को ले जाकर अपने गैंग में शामिल कर देती थी। हमजा शिरानी से कहता है कि अब से बलूच लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमजा को पता लग गया था कि इकबाल के सारे लोग आज एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। इसीलिए हमजा शिरानी से इकबाल और उसके गैंग को खत्म करने के लिए मदद मांगता है। लेकिन शिरानी को एक डर था कि अगर किसी को पता लगा कि इकबाल के लोगों को मारने के लिए बलूच लोग शामिल हैं, तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसी चीज के लिए हमजा बलूच गैंग को आर्मी की ड्रेस पहनने को कहता है, ताकि लोगों को लगे कि इकबाल के लोगों को आर्मी वालों ने ही मारा है। इसके साथ ही दोस्तों, हमजा ने जो भी वेपन सप्लाई किए थे, उन सारे बॉक्स के अंदर उसने वेपन्स के साथ साथ बॉम्ब्स भी फिट करके रखे थे, जिसका रिमोट रिजवान के पास ही था। हमजा ने उसे पहले ही कह रखा था कि अगर मुझे बाहर आने में देर हुई तो तुम बटन दबा देना, जिसके लिए रिजवान उस बटन को दबा देता है, जिससे मदरसे की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अंदर के बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर हमजा, मेजर इकबाल और मेजर इकबाल के 2 साथी बच जाते हैं, लेकिन इन तीनों से हमजा फाइट करता है। वो पहले तो मेजर इकबाल के दोनों साथियों को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी फाइट मेजर इकबाल से होती है। इधर इतने में बाहर की तरफ हम ये देखते हैं कि शिरानी अपने सारे बलूच रेबल्स के साथ वहाँ पहुँचता है और वो बाहर मौजूद सारे टेररिस्ट पर अटैक कर देता है। इधर मेजर इकबाल और हमजा की भी 1-on-1 फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के अंदर हमजा मेजर इकबाल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से मेजर इकबाल उससे बचकर भागने लगता है। भागते भागते वे दोनों बहुत दूर रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के अंदर पहले तो मेजर इकबाल हमजा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में हमजा मेजर इकबाल के दोनों पैरों को डैमेज कर देता है। उसके बाद वो पास में खड़ी एक ट्रेन को देखता है, जिसके डिब्बों में केरोसिन ऑयल भरा होता है। इसीलिए हमजा मेजर इकबाल को जंजीर से बांधता है और उसे उठाकर सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और मेजर इकबाल को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद हमजा उस कंटेनर से दूर हो जाता है और अपने लाइटर से उस केरोसिन ऑयल के अंदर आग लगा देता है, जिससे केरोसिन ऑयल से भरा वो पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें मौजूद मेजर इकबाल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमजा आखिरी बार यालीना से बात करता है। यालीना भी बहुत रोती है, क्योंकि उसे भी पता था कि हमजा अब कभी नहीं लौटेगा। इसके बाद हमजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से आखिरी बार मेरा नाम सुनना चाहता हूँ, जिस पर यालीना उसका नाम पुकारती है। इसके बाद हमजा यालीना को अपना असली नाम बताता है कि उसका असली नाम जसकीरत है। यालीना उसे उसके असली नाम से भी पुकारती है। इसके बाद दोनों बहुत रोते हैं। तभी उमेर भी अपनी पूरी फोर्स लेकर हमजा के पास पहुंचता है और हमजा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमजा को मार पीट कर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ताकि हमजा उन्हें ये बता दे कि पाकिस्तान में और कौन कौन इंडिया का एजेंट है। लेकिन इंडिया में जैसे ही अजय सान्याल को ये पता लगता है कि उनका सबसे वैल्यूएबल एजेंट हमजा अली अंसारी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वैसे ही वो जल्दी से आईएसआई के चीफ को फोन करते हैं, जो कि एक्चुअल में इस टाइम पर हमजा के सामने प्रेजेंट होता है और उसका टॉर्चर देख रहा होता है। उसका नाम शमशाद हसन होता है। यहाँ पर अजय सान्याल उससे ये कहते हैं कि वे लोग हमजा को जल्दी से छोड़ दें, जिस पर शमशाद हमजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद अजय शमशाद को कहते हैं कि अगर उन्होंने हमजा को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बात लीक कर देंगे। अब असल में दोस्तों, ये जो आईएसआई का डायरेक्टर है शमशाद हसन, इसने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के कुछ कीमती डेटा को लंदन में इजरायलियों के साथ मीटिंग करके उन्हें बेच दिया था। इसके साथ अजय सान्याल शमशाद हसन को कुछ फोटो और वीडियो भी भेजते हैं, जिसमें शमशाद इजरायलियों के साथ डेटा बेचते हुए दिख रहा है। शमशाद इन फोटो और वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर अजय सान्याल ने ये बातें पाकिस्तान में लीक कर दी तो पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को मार देगी। और इसीलिए आईएसआई डायरेक्टर शमशाद हसन अजय सान्याल की बात मान लेता है और वो हमजा को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इस बारे में पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, इसीलिए हमें किसी न किसी को तो पकड़ के ये दिखाना ही होगा कि वो इंडिया का एजेंट है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो हमजा का इल्जाम किसी और के सर पर डालना ही होगा। ये बात सुनकर हमजा उससे कहता है कि इसके लिए वे लोग उजैर को पकड़ सकते हैं और उसके सर पर इल्जाम डाल सकते हैं। जिसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है और हमजा के बदले उजैर को इंडिया का एजेंट घोषित कर देते हैं। इसके बाद हमजा को एक पहाड़ के पास लाकर छोड़ देते हैं। हमजा उसी पहाड़ के रास्ते से चलकर जा ही रहा था कि वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। हमजा जैसे ही उस कार में बैठता है, अपने पास बैठे इंसान को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। और फिर यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जमील जमाली पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक इंडियन है जो 45 सालों से इंडिया के लिए पाकिस्तान में स्पाई बनकर रह रहा है। यहाँ तक कि हमजा पकड़ा गया है, ये खबर भी जमील जमाली ने ही अजय सान्याल को दी थी। जमील हमजा के लिए पासपोर्ट का इंतजाम कर
देता है। हमजा जमील से कहता है कि मुझे एक ही अफसोस रह जाएगा कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। जमील ये सुनकर हमजा को कुछ फोटो दिखाता है और कहता है कि अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमील ने पहले ही दाऊद की बॉडी में डिमेथाइल मरकरी इंजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से दाऊद की सेहत खराब हो चुकी है और वो कुछ समय बाद मर जाएगा। इसके बाद हमजा एक प्राइवेट प्लेन के जरिए इंडिया पहुंचता है और अजय सान्याल से मिलता है। अजय उसे ऑपरेशन धुरंधर की सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। इसके साथ ही वो उसे एक और मिशन के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर वो हमजा को रेस्ट करने को बोलते हैं। हमजा अपने कमरे में जाकर उन सभी यादों को जला देता है जो वो पाकिस्तान से लाया था। जमील ने पासपोर्ट के साथ उसकी फैमिली की फोटो भी दी थी, जिसे हमजा जला देता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो पता चलता है कि हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रंगी अपने कमरे से गायब है। अजय को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जसकीरत एक एजेंट है और अभी अभी ही पाकिस्तान से लौटा है। दूसरी ओर हम जसकीरत सिंह यानी जस्सी को देखते हैं, जो अपना भेष बदलकर सीधा ट्रेन में बैठता है और पठानकोट में अपने गाँव जाता है। अपने गाँव आकर वो अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बहन के बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जस्सी अपने कदम रोक लेता है और वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी इस लाइफ को बहुत पीछे छोड़कर आ चुका है और अब उसकी पूरी लाइफ देश के नाम है। यही सोचकर वो कदम नहीं बढ़ाता। अगर वो अपनी फैमिली से मिला तो पुलिस फिर से उसे अरेस्ट कर लेगी और उसके पुराने जुर्म के लिए फांसी चढ़ा देगी। इसके साथ जो उसकी फैमिली को महीने में 30,000 रुपए मिल रहे थे वे भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। तो दोस्तों, यही थी इस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।